सारी जिम्मेदारी 18 साल की स्वीटी पर आ जाती है। रामपुर नामक गांव में स्वीटी अपनी दो बहनें और अपनी माँ सुशीला और पिता कमलेश के साथ रहती थी। उसके पिता कमलेश आए दिन नशे में डूबे रहते थे। ऐसे में घर का खर्चा चलाने के लिए सुशीला लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। तब जाकर उस गरीब के घर का चूल्हा जलता था। वो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। समय पर खाना ना खाने की वजह से सुशीला बीमार रहने लगी। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी 18 साल की स्वीटी पर आ जाती है। कहते हैं भगवान जब किसी को गरीब बनाता है तो उसे कोई न कोई गुण जरूर देता है। स्वीटी को सिलाई बुनाई का काम बहुत अच्छे से करना आता था, इसलिए उसने घर पर ही एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था। एक दिन स्वीटी के बुटीक में उसकी बचपन की सहेली दिशा आती है और स्वीटी से कहती है, अरे स्वीटी कैसी है? अरे दिशा, तू कब आई? आज सुबह ही शहर से वापस लौटी हूँ। कल तक फिर वापस चली जाऊंगी, इसलिए सोची कि आज तुमसे मिल लूं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया दिशा, आप बैठ मेरे पास। क्या बात है स्वीटी, तूने तो अपने घर को ही बुटीक बना लिया है। क्या करूं यार, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे इस गरीब बुटीक में कौन सा ग्राहक आएगा? और अगर तू ऐसे ही ओल्ड फैशन ड्रेस स्टिच करेगी तो कौन तुझसे अपने कपड़े सिलवाएगा? आजकल सब न्यू फैशन ढूंढते हैं, इसलिए मेरी बात मान और तो ट्रेंड के हिसाब से कपड़े स्टिच किया कर। अच्छा चल, अब मैं घर चलती हूँ। इतना कहकर दिशा वहाँ से चली जाती है। दिशा की बातें स्वीटी को सोचने पर मजबूर कर देती है। दिशा ठीक कह रही है, तभी मेरे बुटीक पर कोई ग्राहक नहीं आता जल्दी। इस बारे में मुझे सोचना चाहिए। फिर एक दिन जब स्वीटी अपने बुटीक का सामान लेने के लिए बाजार जाती है तो वहाँ एक बुटीक की शॉप देखती है जहाँ कई सारे फैशनेबल ड्रेस शो पीस में लगे हुए थे, जैसे बैकलेस ब्लाउज, फैशनेबल सूट, गाउन और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर स्वीटी सोचती है, अगर मैं इस टाइप के कपड़े सिलूंगी तो शायद मेरा बुटीक चल जाएगा। फिर स्वीटी ऐसे कपड़े सिलने के लिए बाजार से सामान खरीद लेती है और घर आ जाती है और कपड़े सिलने लगती है। लेकिन सिलाई मशीन अत्यधिक पुराना होने के कारण वो कपड़े पर ठीक से सिलाई नहीं कर पाता है और बार बार सिलाई मशीन की सुई भी टूट जाती है, जिस वजह से स्वीटी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। मेरी एक यही उम्मीद थी जो कि टूट गई। मैंने एक एक पैसा बचाया था और जिससे ये कपड़े खरीदे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिलाई मशीन ही मेरा साथ नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूंगी? अपनी दोनों बहनों को क्या खिलाऊंगी? माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी? तभी वहाँ स्वीटी की दो छोटी बहनें तारा और सितारा स्वीटी के पास आती हैं और कहती हैं, दीदी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना बना दो ना। हाँ दीदी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमारे लिए कुछ बना दो ना। ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ। स्वीटी किचन में जाती है और आटे का डब्बा खोलती है जिसके अंदर थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है। स्वीटी जल्दी से उन आटे को सान कर अपनी दोनों बहनों के लिए रोटी बना देती है और अपनी दोनों बहनों को खाने के लिए दे देती है। ये लो तारा और सितारा, रोटी खा लो। क्या दीदी, ये भी कोई खाना है क्या? सिर्फ सादी रोटी? इसके साथ कोई तो सब्जी होनी चाहिए थी ना। मेरी बहनों, मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे, बस आज के लिए ये खा लो। मैं कल से तुम्हारे लिए सब्जी भी बनाया करूँगी। स्वीटी की दोनों बहनें वो सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। उनमें से स्वीटी एक रोटी अपनी माँ को भी खिलाती है और खुद भूखी रह जाती है। सबको खाना खिलाने के बाद स्वीटी सिलाई मशीन पर उम्मीद लगाए बैठ जाती है और कपड़े फिर से सिलने लगती है, परंतु सिलाई मशीन स्वीटी का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? स्वीटी बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी रात के 12 बजे स्वीटी के पिता कमलेश नशे में धुत घर आता है। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा शराब की गंदी बदबू आ रही थी। वो नशे में चूर अपनी बेटी से कहता है, ए बेटी, जल्दी से आज की सिलाई के पैसे दे मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी से पैसे दे, निकाल पैसे। पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? आप इस तरह से नशे में चूर होकर मेरे से पैसे मांग रहे हो। अगर मेरे पास 1 रुपया भी होता तब भी मैं आपको नहीं देती।
क्या बोली? तू मुझे पैसे नहीं देगी? रुक जा तू, मैं बताता हूँ तुझे। पैसे नहीं देगी बोलती है। इतना कहकर कमलेश नशे में स्वीटी की सिलाई मशीन उठाता है और तोड़ देता है और उसके बुटीक को तहस नहस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। स्वीटी बहुत रोती है। इन शोर शराबों से सब उठ जाते हैं। स्वीटी की माँ सुशीला स्वीटी को अपने पास बुलाती है और कहती है, मत रो बेटी, चुप हो जा। ये सब देखने से पहले ऊपर वाला मुझे उठा लेता। कैसी जिंदगी दी है भगवान ने, उनको जरा भी हम पर रहम नहीं आता। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। ऐसा क्यों कहती हो माँ? आप तो मेरी हिम्मत हो, पर आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। अब तो मेरी सिलाई मशीन रही नहीं, वैसे भी मेरा बुटीक ज्यादा नहीं चलता था, इसलिए अब मैं कल कोई नौकरी ढूंढने जाऊंगी। घर पर तारा और सितारा आपका ध्यान रखेंगी। अब आप सो जाओ माँ। फिर अगली सुबह होते ही स्वीटी सुबह सवेरे घर से काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े आदमी बेहोश पड़े मिलते हैं। अरे ये क्या, इन बाबा की हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वीटी उन बूढ़े बाबा के मुंह पर पानी की छींटे मारती है और उन्हें होश में लाती है और उन बाबा को पानी पिलाती है। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, तुम्हारी मदद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर बाबा एक सुंदर सी परी में बदल जाते हैं। ये देखकर स्वीटी एक पल के लिए घबरा जाती है। घबराओ मत स्वीटी, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। तुम्हें पता है ना कि परियां सबकी मदद करती हैं, तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? परी की बात सुनकर स्वीटी रोते हुए परी को सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि वो आज काम की तलाश में निकली थी। स्वीटी की बात सुनकर परी कहती है, वाकई में तुम्हारे जीवन में तो बहुत दुख है, पर मुझे तुम्हारी हिम्मत की सराहना करनी पड़ेगी। इतनी मुश्किल हालातों में भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और स्वीटी के हाथों में एक चमचमाती सी जादुई सिलाई मशीन आ जाती है। स्वीटी, ये एक जादुई सिलाई मशीन है, इसे तुम अपने घर ले जाओ, फिर देखना इसका कमाल। इससे तुम्हारे घर की काया पलट ही हो जाएगी। स्वीटी परी का धन्यवाद करती है। परी वहाँ से उड़ जाती है और स्वीटी खुश होकर अपने घर को लौट आती है और उस सिलाई मशीन को घर में रखते ही परी के कहे अनुसार उसका घर एक जादुई बुटीक में बदल जाता है, जहां अचानक बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े उसके बुटीक की शोभा बढ़ा रहे थे। अरे वाह, उस परी की कही हुई बातें तो सच हो गयी। मेरा बुटीक तो जादुई बुटीक में बदल गया। मुझे लगता है कि ये सिलाई मशीन से मैं जो कहूँगी, ये सिलाई मशीन मेरे कहने पर ही कपड़े खुद सिल देगा। एक बार इसे जांच कर देखती हूँ। हे जादुई सिलाई मशीन, मैं चाहती हूँ कि मेरी बुटीक में बहुत सारे फैशनेबल लहंगे हो। स्वीटी के इतना कहते ही सिलाई मशीन चलने लगता है और अपने आप ही उस सिलाई मशीन से बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे सिलने लगते हैं। बहुत सारे लहंगे सिलकर अपने आप ही हैंगर पर टंग जाते हैं। ये देखकर स्वीटी की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर स्वीटी ने अपने घर के बाहर स्वीटी की बुटीक के नाम का बोर्ड लगा दिया और अपने घर के बाहर कुछ लहंगे टांग दिए, जिन्हें देखकर ग्राहक लहंगे की ओर आकर्षित होकर स्वीटी के बुटीक में आने लगे। अब स्वीटी का बुटीक चलने लगा। फिर एक दिन स्वीटी के बुटीक में 2 मॉडर्न लड़कियां आती है और कहती है, वाओ, तुम्हारे बुटीक में कितने सारे ट्रेंडिंग आउटफिट्स हैं। ये मेरी सहेली कीर्ति है, कुछ दिन में इसकी शादी होने वाली है। इसको बहुत ही सुंदर लहंगा चाहिए और मुझे शरारा। अपने ड्रेस हम तुम्हारे बुटीक से सिलाई कराना चाहते हैं। शरारा सुनकर स्वीटी सोचती है, अरे मैंने तो कभी शरारा सिला ही नहीं, पर कोई बात नहीं, मेरे पास तो जादुई सिलाई मशीन है ना, उससे काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप दोनों के कपड़े समय पर आप लोगों को तैयार मिलेंगे। ठीक है, ये लो कुछ एडवांस पैसे। इतना कहकर दोनों लड़कियां चली जाती हैं। दोनों लड़कियों के जाने के बाद स्वीटी अपने सिलाई मशीन से कहती है, हे मेरे जादुई सिलाई मशीन, मेरा ये बुटीक तुम्हारे बदौलत है। मुझे बहुत ही सुंदर सा लहंगा और एक शरारा चाहिए। तभी जादुई सिलाई मशीन सुंदर सा लहंगा और शरारा सिलकर तैयार कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां उसके बुटीक पर आती है और अपना लहंगा और शरारा देखकर बहुत खुश हो जाती है।
ओह माय गॉड स्वीटी, यू आर वेरी टैलेंटेड। कितना प्यारा शरारा और लहंगा सिला है तुमने। हाँ स्वीटी, आई लव दिस लहंगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से हमारी फैमिली में जो भी फंक्शन हो उसमें हम तुमसे ही ड्रेस सिलवाया करेंगे। अब स्वीटी का बुटीक बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके बुटीक में कपड़े सिलवाने आने लगते हैं। अब स्वीटी बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। उन पैसों से स्वीटी ने अपनी माँ का एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और अपने पिता को 3 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दिया और अपनी दोनों बहनों का बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। अब स्वीटी के घर के हालात सुधर चुके थे। उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके पिता भी 3 महीने बाद घर लौट आते हैं। अब उसके पिता की भी नशे की हालत छूट चुकी थी। फिर एक दिन सुशीला स्वीटी से कहती है, बेटी तूने हमारे लिए बहुत कर लिया। अब एक न एक दिन तो तुझे अपनी दुनिया बसानी ही है। इसलिए मैंने और तेरे पिता ने मिलकर तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। ठीक है माँ, आप लोगों ने मेरा रिश्ता देखा है तो अच्छा ही देखा होगा। फिर कुछ दिनों बाद स्वीटी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब उसकी शादी में बस एक दिन बचे थे। स्वीटी अपनी सिलाई मशीन के पास आती है और नम आंखों के साथ कहती है, हे मेरी जादुई सिलाई मशीन, आज मेरा ये आखिरी दिन है। मेरी शादी के लिए मुझे एक सुंदर सा लहंगा दे दो। स्वीटी के इतना कहते ही उसके जादुई सिलाई मशीन में एक चमक उठती है और बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। माँ, कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी। मेरे इस सिलाई मशीन को संभाल कर रखना। आज हमारे घर की हालत सुधर पाई है तो इस सिलाई मशीन की बदौलत। फिर अगले दिन स्वीटी की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और सभी लोग स्वीटी की इतनी धूमधाम से शादी होते देख दंग रह जाते हैं। और ये वही लोग थे जो एक दिन स्वीटी के बुटीक का मजाक उड़ाते थे। पूर्वी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ रीता कई महीनों से बीमार थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने रीता को बोल दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। जैसे ही रीता को ये बात पता चलती है, वो पूर्वी से कहती है, पूर्वी मैं आजकल ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपने चाचा जी के घर चली जाइयो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। आज डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर मेरी मौत हो जाएगी। हम तो जैसे तैसे अपना पेट भर लेते हैं, इलाज कैसे करवा पाएंगे? तेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, वो तुझे